दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान हैं जिन्हें जोड़कर साथ में रखें तो वो संविधान है। क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान पूरी दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे बनाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंस के रूप में लिया था। आज आपके लिए लाया हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो सब जानकारी जो ना सिर्फ आपकी एग्जाम की तैयारी में मदद करेगी, बल्कि आपको बनाएगी देश का एक इन्फॉर्म नागरिक। टाइमलाइन समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से समझेंगे। देखो बच्चों, साल था सन 1895 का। 1895 वो ईयर था। हमारे देश में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। भाई आपको मालूम है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1895 में सबसे पहले ये बात कही थी कि भारत जैसे देश में एक संविधान होना चाहिए। सो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले ये मांग रखी थी कि देश में संविधान होना चाहिए सन 1895 में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बाल गंगाधर तिलक की जो ये मांग थी, याद रखिएगा बेटा, ये एक अनऑफिशियल मांग थी। ये एक अनऑफिशियल मांग थी, इसका कोई भी रिटन प्रूफ नहीं है। तो ये एक अनऑफिशियल डिमांड थी, 1895 में बाल गंगाधर तिलक साहब ने रखी थी। अब हुआ कि 1920s का जब जमाना आया तो हमारे जो गांधी जी हैं उनके फ्रीडम मूवमेंट्स बहुत तेजी से चल रहे थे। और जब गांधी जी के फ्रीडम मूवमेंट्स तेजी से चल रहे थे तो लोगों को मालूम था कि जो देश की आजादी है वो काफी करीब है, और भारतीयों को मालूम था कि जब देश आजाद होगा तो एक संविधान बनाना पड़ेगा। तो हुआ यह कि साल था 1934, 1934 साल था बच्चों 1934 का, और एक व्यक्ति थे हमारे देश में जिनका नाम था श्री एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश में पहली ऑफिशियल डिमांड रखी थी कि देश में संविधान होना चाहिए। देश में संविधान होना चाहिए, इसकी सबसे पहले जो ऑफिशियल डिमांड थी वो 1935 में श्री एम.एन. रॉय साहब ने रखी थी। अब आप पूछेंगे कि सर एम.एन. रॉय साहब थे कौन? तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे एम.एन. रॉय हमारे देश में वेरी फेमस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको बनाया गया 1925 में कानपुर में। आप सबको मालूम होगा कि 1924 में बहुत बड़े बड़े कम्युनिस्ट लीडर जैसे एस.ए. डांगे, सैयद उस्मानी, ठीक है, आपके एम.एन. रॉय कानपुर में इकट्ठा हुए थे, और वहां पर एक केस हुआ था जिसका नाम था कानपुर बोल्शेविक केस, जिसमें इन्हें अरेस्ट भी किया गया था। और 1925 में ही इन्होंने जो है हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी, और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1934 में ये ऑफिशियल डिमांड रखी थी कि भाई भारत में संविधान होना चाहिए। ये ऑफिशियल थी और बाल गंगाधर तिलक जी की मांग ऑफिशियल नहीं थी। अब कांग्रेस ने कहा भाई वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, पेड़ लगाया हमने, पेड़ को सींचा हमने, और फल ये कम्युनिस्ट खा जाएं। भैया देश की आजादी लड़ी हमने, खून बहाया हमने, और ये भैया संविधान बनाने का सारा क्रेडिट कम्युनिस्ट ले जाएं, ये तो हम होने नहीं देंगे। तो हुआ ये कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी मांग रखी कि भैया हमें भी संविधान चाहिए। तो पहले कम्युनिस्टों ने मांग रखी 1934 में, लेकिन 1935 में कांग्रेस ने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि हमें भी संविधान चाहिए। लेकिन कांग्रेस को एक बहुत ज्यादा डर था। कांग्रेस को डर यह था कि भैया कहीं ऐसा ना हो जाए कि अंग्रेज कहने लगे कि हम तुम्हारा संविधान खुद ही बना देंगे। भाई अंग्रेज कहते हैं कि हम संविधान खुद बना देंगे। तो हुआ यह कि 1938 में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा कि भारत में जो संविधान है वो एक इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया जाएगा, स्वतंत्र संवैधानिक सभा द्वारा बनाया जाएगा,
जिसमें कोई भी विदेशी हस्तक्षेप नहीं होगा। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान तो होगा, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, ना कि अंग्रेज नहीं बनाएंगे। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, जल्दी बताते रहिए, मजा आ रहा है। तो 1938 में कांग्रेस ने कहा कि भैया संविधान बनेगा, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी जिसमें विदेशी हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब होता क्या है कि कम्युनिस्टों की बात का अंग्रेजों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कांग्रेस की मांग का अंग्रेजों पर फर्क पड़ता था, और कांग्रेस की मांग अंग्रेज जो हैं वो अनसुनी नहीं कर सकते थे। तो साल था बेटा सन 1940 का, साल था 1940 का, और महीना था अगस्त का। साल था 1940 और महीना था अगस्त, और अगस्त 1940 में अंग्रेजों ने कांग्रेस की मांग को स्वीकार किया एक ऑफर में, जिसे बेटा हम अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। तो 1940 में अंग्रेजों ने कांग्रेस की डिमांड को स्वीकार कर लिया और कहा ठीक है भैया, हम आपके लिए एक इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे जिसमें कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये अगस्त ऑफर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो अगस्त ऑफर में अंग्रेजों ने कांग्रेस की मांग को स्वीकार कर लिया था, लेकिन कहते हैं ना बेटा, इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। दुनिया में एक व्यक्ति था, एक पागल व्यक्ति जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। कहते हैं कि दुनिया में उससे बड़ा देशभक्त पैदा ही नहीं हुआ। वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट था, उसके अंदर अपने देश को लेकर इतना ऑब्सेशन था, वो कहता था कि दुनिया के नक्शे पर जर्मनी के अलावा कोई देश ही नहीं होना चाहिए। और भाई साहब वो इतना ज्यादा ऑब्सेस था कि उसने कहा कि जर्मनी के अलावा कोई देश मुझे बर्दाश्त नहीं है। साल था 1939 का, डेट थी 1 सितंबर। 1 सितंबर 1939 को हमारे जो एडोल्फ हिटलर थे उन्होंने पोलैंड पर हमला कर दिया। तो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और यहां से शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है 1 सितंबर 1939, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। और आपको तो मालूम है कि अंग्रेज वर्ल्ड वॉर 2 में एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन दो लोग याद रखिएगा, दो लोग अंग्रेजों को युद्ध फ्रंट पर बहुत तगड़ी टक्कर दे रहे थे, जिसमें एक थे जर्मनी के एडोल्फ हिटलर और दूसरे थे इटली के बेनिटो मुसोलिनी। तो एडोल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी, बेटा ये कहते हैं ना बहुत पक्के दोस्त भी थे, दोनों खतरनाक आदमी। तो जर्मनी के एडोल्फ हिटलर और इटली के बेनिटो मुसोलिनी, ये दोनों अंग्रेजों को युद्ध फ्रंट पर बहुत तगड़ी टक्कर दे रहे थे और अंग्रेजों के हजारों सैनिक मारे जा रहे थे। अब अंग्रेजों ने सोचा कि भैया लड़ने मरने के लिए हम अपने सैनिकों को क्यों आगे करें, जब भारतीय सैनिक हैं तो क्यों ना उनको आगे कर दिया जाए। और हुआ यह कि सन 1942 में 1942 में मार्च का महीना था, अंग्रेजों ने भारत में एक हाई लेवल मिशन को भेजा जिसका नाम था क्रिप्स इंडिया मिशन। देखिए, अंग्रेजों ने क्रिप्स इंडिया मिशन को भारत भेजा, जिसके अध्यक्ष थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स इंडिया मिशन भारत आता है 1942 में मार्च के महीने में, और इसके अध्यक्ष थे स्टैफर्ड क्रिप्स। इन्होंने भारत में आकर, क्या है, ये इंग्लैंड के एक इंपॉर्टेंट मंत्री थे, और भारत में आकर एक समझौता किया। इन्होंने कहा कि अगर भारत हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ देगा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद हम भारत को आजाद कर देंगे। गांधी जी ने कहा भैया देखो ऐसा है क्रिप्स बाबू, हम तुम्हारा साथ तो दे रहे हैं, लेकिन यार तुम हर चीज में ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों घुसेड़ रहे हो। और गांधी जी ने कहा ये क्रिप्स जो है ये झूठा आदमी है, और गांधी जी ने कहा कि हम इसका साथ भी देंगे तब भी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमें आजादी देगा नहीं। और गांधी जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, उन्होंने क्रिप्स इंडिया मिशन को कहा ये कुछ नहीं, ये है एक पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने कहा ये है पोस्ट डेटेड चेक
ऑफ अ क्रैशिंग बैंक। तो गांधी जी ने कहा यह एक ऐसा बैंक है जो डूब रहा है और डूबते हुए बैंक का यह पोस्ट डेटेड चेक है। गांधी जी ने कहा यह लॉलीपॉप दे रहा है, यह झूठा आदमी है। और इसी चक्कर में गांधी जी नाराज हो गए और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे में नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। और गांधी जी ने कहा कि डू और डाई, करो या मरो। गांधी जी कह रहे थे करो या मरो। एक जवान लीडर हुआ करते थे उस जमाने में हमारे देश में, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी। गांधी जी कह रहे थे करो या मरो, लाल बहादुर शास्त्री कह रहे थे मरो या मारो। समझ रहे हैं? बहुत ही बढ़िया। तो गांधी जी ने कहा यह झूठा आदमी है और क्रिप्स इंडिया मिशन से नाराज होकर ही गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट छेड़ा था। लेकिन हुआ यह कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर बढ़ रहा था और हुआ यह कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 फोर्सेस थी, एक तरफ थे एलाइड फोर्सेस और एक तरफ थे एक्सिस फोर्सेस। एलाइड फोर्सेस में यूएसए था, इंग्लैंड था, रशिया था। एलाइड फोर्सेस में और एक्सिस फोर्सेस में जर्मनी था, इटली था, जापान था। अच्छा, अमेरिका अभी तक बिल्कुल शांत था, वो कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन जापानियों भैया बहुत हीरो बन रहे थे, जापानी बन रहे थे बहुत हीरो। और अमेरिका का एक शांत बेस था, बहुत ही शांत बेस, पैसिफिक ओशियन में, जिसका नाम था पर्ल हार्बर। पैसिफिक ओशियन में पर्ल हार्बर नाम का एक अमेरिकन नेवल बेस था। और दिसंबर 1941 में जापानियों ने अचानक आसमान से भैया बम गिरा दिए, एयर टॉर्पीडोज, ऑपरेशन टोरा टोरा टोरा। और उस ऑपरेशन में अमेरिका के 3000 सैनिक मारे गए। यह देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति, लंगड़ा राष्ट्रपति जिसे पोलियो हो गया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसने कसम खाई थी कि जापान ऐसा बदला लूंगा कि दुनिया देखेगी, ऐसा बदला लूंगा कि दुनिया देखेगी, तुमने मेरे 3000 सैनिक मारे। और यही से अमेरिका जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घुस गया। एलाइड फोर्सेस लगातार पावरफुल होती जा रही थी। सबसे पहले बेनिटो मुसोलिनी जर्मनी के अंदर घुसी, अरे इटली के अंदर एलाइड फोर्सेस घुसी और बेनिटो मुसोलिनी लाखों का सोना, करोड़ों का सोना पैसा लेकर स्विट्जरलैंड भाग रहा था अपनी पत्नी के साथ। तभी उसे एलाइड फोर्सेस ने पकड़ लिया और बहुत मारा और रोम की सड़कों पे उल्टा टांग दिया। उसके चेहरे पर 30 गोलियां मारी गई। मैं उसकी फोटो अगर आपको दिखा नहीं सकता, डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं, आप देख लेंगे ना तो दहशत आ जाएगी। यह देखकर हमारे हिटलर बाबू घबरा गए और हिटलर बाबू ने कहा कि यही हाल मेरा भी होगा। हिटलर बाबू की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, ईवा ब्राउन्स नाम की, और हिटलर बाबू उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहते थे, कभी उससे शादी नहीं की थी। लेकिन वादा किया था कि जीवन के आखिरी दिन तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा साथ मैं जीवन के आखिरी दिन तक दूंगा। ईवा ब्राउन्स उनसे कई बार पूछती थी, यार आपने मुझसे शादी क्यों नहीं की, लेकिन हिटलर उसका जवाब नहीं देते थे। जब एलाइड फोर्सेस अप्रैल 1945 में जर्मनी में घुसी और पूरे बर्लिन शहर को तबाह कर दिया, तो हिटलर ने ईवा ब्राउन्स को बुलाया और कहा कि चलिए आज मैं बताता हूं कि आपसे मैंने शादी क्यों नहीं की। तो ईवा ब्राउन्स ने कहा बताइए। तो हिटलर ने कहा मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा था और जब घर में एक बीवी है तो दूसरी नहीं ला सकते। तो ईवा ब्राउन्स ने कहा कि आपने तो अभी बताया ही नहीं कि आपकी शादी हो रखी है। हिटलर ने कहा कि मैंने अपने देश जर्मनी से शादी की थी और आज मेरा देश बर्बाद हो गया है, बर्लिन तबाह हो गया, तो मेरी पहली पत्नी की मौत हो गई है। अब मेरी पहली पत्नी की मौत हो गई है तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। और रात में 1 बजे उसने अपने वादा निभाया, ईवा ब्राउन से शादी करी और सुबह दोनों ने आत्महत्या कर ली। जर्मनी खत्म, इटली खत्म, जापान ने बहुत बड़ी हरकत की थी और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था बदला लूंगा, हालांकि वो बदला नहीं ले पाए। राष्ट्रपति पद उनका खत्म हो गया। अगले राष्ट्रपति आए हेनरी ट्रूमैन, लेकिन उन्होंने बदला लिया और जापान से ऐसा बदला लिया, सब लोग जानते हैं 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 का दिन, यह था दुनिया के इतिहास के काले दिन। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा का शहर जिसका नाम है, जापान का शहर जिसका नाम है हिरोशिमा, वहां पर एक एटम बम गिरा।
जिसका नाम था बेटा, क्या नाम था जल्दी बताइए, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 जापान का शहर नागासाकी, वहां पर एक एटॉमिक बम गिरा जिसका नाम था फैटमैन, और पूरा जापान तबाह हो गया। कहते हैं यहां से न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत हुई और अमेरिका ने पूरी दुनिया को बता दिया कि देखो बेटा, या तो मुझे मां बाप मान लो या न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हो जाओ। वहां से अमेरिका बन गया सुपर पावर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, लेकिन कहते हैं ना बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां जीत कर भी हम हार जाते हैं। इंग्लैंड ने युद्ध का एनालिसिस किया और इंग्लैंड ने देखा कि उनका पूरा शाही खजाना खत्म हो चुका है, उनके लाखों सैनिक मर चुके हैं, ना पैसा है ना ताकत है, हम जैसे दुनिया को चलाएंगे। तो अंग्रेजों ने इसके बाद डिसाइड किया कि हम दुनिया भर के देशों को आजाद करेंगे। मैं आपको लिख कर देता हूं बेटा, कुछ नहीं, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होता, भारत 20 साल और आजाद ना होता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने अंग्रेजों की कमर को तोड़ दिया था और इस वजह से अंग्रेजों ने दुनिया भर के देशों को आजाद किया। और फाइनली मई 1946 में अंग्रेजों ने भारत में एक हाई लेवल मिशन को भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जिसके अंदर 3 लोग आए थे, क्रिप्स, लॉरेंस एंड अलेक्जेंडर। क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर मिलकर के कैबिनेट मिशन प्लान में आए थे और यही वो कैबिनेट मिशन प्लान था जिसने 1946 में हमारे देश की कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया था।